नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव इंटरव्यू और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं हरदोई से विनोद गौतम जी, जो जिलाध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी कांसीराम से। विनोद गौतम जी, एटीवी न्यूज़ चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी जो शायद संघर्षों से बनी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी जिसका विरोध जो है वो लगातार हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो पार्टी भी बनी और उसके जो अध्यक्ष हैं वो संसद भी पहुंचे। कैसे देखते हैं आप सफर जो है आजाद समाज पार्टी का बनने से लेकर के अब तक, क्योंकि जो पार्टी है उसका विरोध खुद उन लोगों ने भी किया जिन लोगों के लिए पार्टी काम कर रही थी, ऐसा कह रही थी। जी विनोद गौतम जी। और देखिए श्रीमान जी, सबसे पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे संत और गुरुओं को नमन करते हुए मैं विनोद गौतम, जिला अध्यक्ष हरदोई, आजाद समाज पार्टी कांसीराम उत्तर प्रदेश। मैं और हमारी पार्टी बहुत तेजी से भारत में एक नई उम्मीदों के साथ में बढ़ रही है। भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना संसद जी, हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बहुत तेजी से पार्टी और संगठन को बढ़ा रहे हैं और साथ में हमारी टीम भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज में जितने भी दबे कुचले हुए लोग हैं उनको आगे उठाने का काम कर रही है और माइनॉरिटी के लोगों को आगे उठाने का काम कर रही है और जिनको भारत में बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है किसी ना किसी माध्यम से, तो हम लोग जो है उनको निजात दिलाना चाहते हैं और हमारी पार्टी 2027 में जो है फुल बहुमत के साथ में जो है आगे आएगी और हमारे हरदोई जिला में 8 विधानसभाएं हैं और 8 में से 8 जो है विधायक हम जो है जिता करके विधानसभा भेजेंगे। जी, भीम आर्मी जिस समय बनाई थी चंद्रशेखर ने, और उन्होंने कहा था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, तो ये जो संगठन से राजनीति का सफर है वो अचानक से कैसे हृदय परिवर्तन हो गया चंद्रशेखर जी का, और कैसे भीम आर्मी को लगा कि अब राजनीति में जो है आकर के ही सब कुछ ठीक हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जब आते हैं शुरुआत में तो कहते हैं राजनीति में नहीं जाएंगे, राजनीति बहुत गंदी चीज है। तो ये जो राजनीति में आने का जो सफर रहा है वो किस तरह से अचानक से आ गया? जी, ये मोड़ जो है कैसे आया? देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल राजनीति में नहीं आना चाहते थे। जब भीम आर्मी भारत एकता मिशन का उन्होंने गठन किया था, संगठन से कार्य नहीं चल रहा था क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जो कि किसी भी बड़ी से बड़ी आफत जैसे ताले को आसानी से खोला जा सकता है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी भारत एकता मिशन का गठन किया और लगभग 15 से 16 महीने तक वो जेल में रहे और बहुजन समाज की, जहां तक कि बहुजन समाज की जितनी पार्टियां हैं उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ नहीं दिया और दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज पर, बैकवर्ड पे और हमारे अल्पसंख्यक समाज पे अत्याचार नहीं थम रहे थे। तब जाकर के भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया और जब देखा कि दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज के साथ में कोई नहीं खड़ा है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में भी कोई नहीं खड़ा हुआ, जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी जेल गए और बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ी, संगठन से कार्य नहीं हो रहा था,
और भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो हमारे समाज पे अत्याचार हो रहे हैं, तो नहीं उनको देखा गया, तब जाकर के आजाद समाज पार्टी का गठन किया। और भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, पूरे विश्व की बात करेंगे हम। जी। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, मुझे लग रहा है कि आप 1-1.5 घंटे इंटरव्यू करेंगे, मुझे भी राजनेता बना करके आप छोड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी भी पीडीए की बात करती है, कांग्रेस भी लगातार जो है शोषित वंचितों की बातचीत करती रही है। मायावती जी बड़ा प्रमुख चेहरा रही हैं, मान्यवर काशीराम जी भी रहे हैं और उनको लेकर के जो है मायावती ने कहा कि हम आगे बढ़ाएँगे। क्या कमी रह गई ऐसी कि जो मायावती जी की जो है पार्टी जो अभी जीवित है, उसको छोड़ करके एक नई पार्टी का गठन करने की, सृजन करने की, ये इस पर भी आप प्रकाश डालें, क्या ज़रूरत थी एक नई पार्टी? क्या वाक़ई ज़रूरत थी? वो मायावती जी नहीं कर पा रही थी या अब आप समझते नहीं कि एक आयरन लेडी अब उस राजनीति के अब लायक नहीं रह गई हैं या दलितों की आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं? जी। देखिए श्रीमान जी, आरपीआई पार्टी बाबा साहब ने बनाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने आरपीआई पार्टी का गठन किया था। उसके बाद में मान्यवर काशीराम साहब ने और बहन जी ने बसपा पार्टी बनाई। अगर बसपा पार्टी के आरपीआई पार्टी के रहते हुए बसपा पार्टी बन सकती है, तो बसपा पार्टी के रहते हुए आजाद समाज पार्टी बन सकती है, तो कोई हानि नहीं है। और बहन जी ने अपने समय पे अच्छा कार्य किया, मैं मानता हूं। मैं भी पहले, इससे पहले आजाद समाज पार्टी से पहले, आज मैं आजाद समाज पार्टी का हरदोई का जिलाध्यक्ष हूँ। इसके पहले मैंने बीएसपी में कार्य किया और बहन जी की नीतियां पहले अच्छी थी। बहुजन सुखाय से सर्वजन सुखाय किया गया और हाथी से गणेश किया गया। दलित शोषित पीड़ित जो समाज की बात नहीं करती है बहन जी, अब पता नहीं कोई भी उनकी मजबूरी रही होगी, आज उनसे कार्य नहीं हो पा रहा है, आज वो नहीं बोल पा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर मसीहा या कोई नेता या कोई बेटा कोई अगर इसमें उभर के कोई आगे आ रहा है समाज में, तो कोई हानि नहीं है, उनका साथ देना चाहिए। 4-4 बार बहन जी उत्तर प्रदेश की चीफ रही, अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मौका मिलना चाहिए। पत्रकार महोदय, श्रीमान जी, आप भी जो है देख रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी पूरे जो है भारत में जो है संघर्ष कर रहे हैं और जो है दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज को आगे उठाने का कार्य कर रहे हैं। जहाँ कोई अत्याचार होता है बहनों पे, तत्काल वहां पहुंचते हैं। कहीं दलित प्रताड़ित किया जाता है, कहीं पानी के पीछे मारा जाता है, तो आजाद समाज पार्टी के लोग और भाई चंद्रशेखर आजाद न्याय दिलाने के लिए तुरंत पहुंचते हैं और अपने हरदोई जिला में हम भी अपनी टीम लेकर के तत्काल पहुंचते हैं। तो कोई हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहन जी 4 बार जो है उत्तर प्रदेश की सीएम रही, उन्होंने अपने समय पे अच्छा कार्य किया। लेकिन आज कोई मजबूरी होगी बहन जी के पास में जो आज नहीं बोल पा रही हैं, तो भाई आए हैं आगे और हम लोग हमारी पार्टी, तो दलित जो है और मुसलमान अल्पसंख्यक बैकवर्ड जो है भाई के साथ में खुल करके आ रहा है। अब जान गया है, क्योंकि अब बाबा साहब ने उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया और उन्होंने जो है स्कूल जाने का रास्ता दिखाया बाबा साहब ने, तो पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं। आज भाई संघर्ष कर रहे हैं, तो भाई के साथ में बोलिए क्या हानि महोदय। हरदोई में आपको कितना समय हो गया है बने हुए जो है आजाद समाज पार्टी में जिलाध्यक्ष, और कोई बड़ी घटना ऐसी कि जिसमें आजाद समाज पार्टी ने उत्थान की बातचीत की हो, वो आगे आई हो, और साथ ही क्या पार्टी वहां पर दलितों, शोषितों और वंचितों के लिए कर रही है? क्या ऐसे काम आपने कर दिए हैं जो पहले हुए नहीं है इतिहास में, और वो आप काम जो है आपने किए हैं आकर के आपकी पार्टी ने? जी। हरदोई जिले में यहाँ माफियाओं का राज था। आज हमारे पास सत्ता शासन ना होने के कारण मेरी पार्टी का सिर्फ जो है एक अभी संसद है। मेरे पास भरपूर सत्ता ना होने के कारण भी हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना लोग हमसे प्रभावित हैं, हमारी पार्टी से प्रभावित हैं कि जो है अन्य दलों को छोड़ करके आजाद समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं और आजाद समाज पार्टी को अपना रहे हैं पूरी तरह से जो है। और हमारी पार्टी कहीं भी कोई दिक्कत होती है और हमारे जितने भी यहाँ के थाने हैं और जो है तत्काल पहुंचने का काम करती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमारी आजाद समाज पार्टी ने सॉल्व करवाए हैं और जो इसके चलते देखते पब्लिक देख रही है, सोशल मीडिया के जरिए देख रही है
और हम जो है हमारी पार्टी गांव-गांव पहुंच रही है और जो है कहीं भी किसी भी कोई पीड़ित पे कोई अत्याचार होता है वहां पे हम लोग जाते हैं और पब्लिक जान रही है तो सब लोग जो है जुड़ रहे हैं हमारी पार्टी से और तेजी से कार्य कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी को 2027 में सीएम बनाने के लिए। जी। आरक्षण की बार-बार बात होती है। डॉक्टर अंबेडकर के जो पड़पौत्र हैं, जो राजरत्न अंबेडकर जी, वैसे कोई पार्टी कहती है तो उस पर बातचीत होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब चाहिए, अब समय आ गया है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए देश में पूरी तरह से। जो राजरत्न अंबेडकर जी हैं, नाम आपने सुना ही होगा, प्रकाश अंबेडकर जी के जी बेटे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो भीमराव अंबेडकर की विरासत आगे बढ़ा रहे हैं लगातार डॉक्टर साहब की, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो बौद्ध मिशन चलाया था, उसको लगातार राजरत्न जो है बढ़ा रहे हैं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो है जाकर के मैसेज दे रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि कितना सहमत हैं आप उनसे, क्योंकि वो भी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। आरक्षण को उन्होंने कहा कि देश से समाप्त ही हो जाना चाहिए, अब कर देना चाहिए। बाबा साहब ने तो 10 साल के लिए किया था। क्यों ऐसा कह रहे हैं? नहीं, क्या वजह है? आरक्षण जी, देखिए आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि जब तक लोग हैं तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा और आरक्षण खत्म किया भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि जब सबके पास में बराबरी कोई भी बराबर चीज नहीं है। 300 रुपए की मजदूरी में देखिए गवर्नमेंट की जो मजदूरी है गवर्नमेंट की तरफ से 200 कुछ रुपए है। क्या 200 कुछ रुपए में एक गरीब आदमी पढ़ लिख करके अपने बेटों को मैं आईपीएस आपसे आईएएस एक बना सकता सीधा-सा है? सवाल आपसे किया कि इस पर हमने बहुत बार बहस की है और इस पर चलता रहता है और ये हम सब जानते हैं। मेरा सीधा सवाल था कि रत्न अंबेडकर जी ने जो कहा है, उससे आप कितना सहमत हैं और क्यों जो है असहमत हैं या नहीं, सहमत हैं? जी, आरक्षण नहीं खत्म किया जाना चाहिए। आरक्षण हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इसे जो लागू किया था और जो है उन्होंने सोच समझ के आरक्षण जो है पुरुषोत्तम। दलितों शोषितों के लिए दिया था और इसे जो है लागू रखना चाहिए। जो है आरक्षण खत्म हो ठीक, जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी हमारे जो है ओके, आरक्षण हमारे खत्म हो सभी बहुजन जाएगा। परिवार को। ओके, आरक्षण खत्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हमने कल भी बातचीत की थी, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष थे, उनके साथ में बातचीत में करता रहा कि सरकारी सुधार क्यों नहीं हो रहे हैं, सरकारी सिस्टम में सुधारों की बात होनी चाहिए, उनको लेकर के कभी कोई आंदोलन नहीं होता। जैसे लोग वेतन बढ़ाने के लिए आगे आ जाते हैं, चीज़ों के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन कभी कोई इस चीज़ के लिए कभी आगे नहीं आता है कि सरकारी अधिकारी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। 1-2 विभाग छोड़ के, अगर पुलिस काम छोड़ दें, पुलिस और प्रशासन के अंदर तमाम विभाग हैं। उनका काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, इसको लेकर के कभी कोई आंदोलन नहीं होता है, पुलिस सिस्टम के सुधार की बात नहीं कभी कोई करता है, कोई आता है वो सीधे से एक समाज में, एक वर्ग में देख लिया कि हमको इसको जाना चाहिए। कभी कोई ये नहीं क्यों नहीं कहता है कि मैं आऊँगा तो पुलिस समाज में जो है भ्रष्टाचार बंद करने की बात करूँगा, प्रशासन में भ्रष्टाचार बंद होगा उसके लिए मैं ऐसे काम करूँगा। तो इन पर बातचीत क्यों नहीं कोई पार्टी करना चाहती? डर लगता है लोगों को कि मुकदमा लिख जाएगा या ये डर लगता है कि लोगों की बहुत सारी चीज़ों की जो है वो आ जाएगी, हर वर्ग के लोग पकड़े जाने लगेंगे, हर तरह के भ्रष्टाचार जो है आने लगेंगे सामने? जी। बचाव क्यों होता है इनका, सरकारी सिस्टम का? देखिए उन लोगों के पास में ज्यादा दौलत है, वो अपनी झोली भर लिए हैं और हमारी पार्टी के पास क्या है? हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, डट के मुकाबला कर रहे हैं। हमको क्या करोगे आप? ज्यादा में ज्यादा जेल पहुंचा दोगे। हम डरने वाले नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ और मेरे यूपी में 75 जिले हैं और जितने भी जिलाध्यक्ष हैं हमारे आजाद समाज पार्टी के सभी संघर्षशील हैं क्योंकि मैं मीटिंग ज्वाइन करता रहता हूँ और वो डरने वाले में से नहीं है। वो सीधा उनका कहना है अगर कोई भी दिक्कत हमारे बहुजन परिवार पे कोई होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो हमारे बहुजन महापुरुषों के साथ में हो, चाहे हमारे दलित बेटियों के साथ में हो, चाहे हमारे भाइयों के साथ में हो, चाहे किसी के साथ में हो। हम लोग डरने वाले में से डट के मुकाबला करते हैं। जो भी अभी हमारे पास में सत्ता शासन नहीं है, उसके बावजूद भी अगर कोई भी सरकारी जो है एम्प्लॉइज अगर कोई गलत करता है तो हमारे जो है पदाधिकारी तत्काल वहां पहुंचने का काम करते हैं, उसकी पोल खोलते हैं ताकि दोबारा ऐसा वो ना करें और जी, नहीं कर सकते गलत। हमारी पार्टी 2027 में खुल करके आएगी और हमारी सरकार बनेगी और उसमें जो है कोई भी पदाधिकारी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई कैसा भी हो, चाहे वो कितने भी पद पे ऊंचे पे हो, कोई नहीं बख्शा जाएगा। भाई कहते भी हैं कि सत्ता बदलेगी, एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा और ये सत्य है। सत्ता बदलेगी,
सत्ता बदलेगी और हम लोग उसे बदलने का काम करेंगे, उस पर परिवर्तन का काम करेंगे जो श्रीमान जी। जी, इसमें इस मुहिम में मैं आपके साथ में हूँ और यदि कहीं कोई न्याय नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल को भी बताएं, हम चैनल पर उसको डिबेट के माध्यम से भी उठाएंगे, अधिकारियों तक भी हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से आपकी पार्टी के साथ में हूँ, क्योंकि लोग सत्ता में जाते हैं भूल जाते हैं, लेकिन अभी आप सत्ता में नहीं है तो लगातार आप जो है प्रयास जो कर रहे हैं उस प्रयास में मैं साथ में हूँ। और मेरा तो यही कहना रहेगा कि अगर यदि कल को सत्ता आपको मिलती है तो उसे संभालें। जो गलतियां यहाँ सत्ता में आकर के लोग करते हैं, जैसे लोग कहते हैं वो लकड़ी माफिया है, वो जंगल माफिया है, वो खनन माफिया है, वो भू माफिया है, और जैसे ही ये पार्टियां सत्ता में आती हैं इनके लिए वही माफिया आय के स्रोत हो जाते हैं, आय के संसाधन बन जाते हैं। फिर ये विरोध नहीं करते। फिर तो आप इनसे पूछिए जी बस मेरी सरकार आते ही ये तो पार्टी वार्टी लकड़ी खत्म हो गई, और जो फिर उस समय सत्ता में होती है वो नीचे से चिल्लाते हैं कि भई आप खनन माफिया उठ गए हैं, हमारे समय सोए हुए थे। तो ये जो एक दौर है वो एक तो समाप्त होना चाहिए, क्योंकि सत्ता उनको पालने-पोसने लगती है। हर सत्ता, हर देश में, अगर हम देशों की भी बात करें, इस देश में बातचीत की जाती है कि शोषित, वंचित की, छुआ-छूत की, भेदभाव की हर रोज़ बातचीत की जाती है। मुझे भी तकलीफ होती है कि 70 सालों में इतना आगे हम बढ़ गए हैं। आज जो अमीर हैं, वो गरीब की बेंच पर क्यों नहीं बैठना चाहते? अब तो 2 ही जातियाँ हैं। कल भीम आर्मी के आपके जिलाध्यक्ष ने कहा कि साहब सबसे नीच जाति अगर कोई है, तो वो गरीब ही है। उससे कोई नीची नहीं है। जो अमीर है वो बैठना ही नहीं चाहता है, भले ही वो हमारे वर्ग या धर्म से है, जाति से है, किसी से भी है। वो नहीं बैठना चाहता है, वो आप में गरीबी देखता है। वो आप में जाति नहीं देखता है, कि आप इस जाति के हैं तो आपके साथ में बैठ जाया जाए। वो हावी भेदभाव करता है। सवाल ये है कि जो आरोप लगता है कि सवर्णों ने बहुत शोषण किया है दलितों का, और लगातार छुआ-छूत और भेदभाव जैसी चीज़ें जो है लगातार रहीं, अभी भी जारी हैं। मेरा सवाल यह है कि एक वाल्मीकि समाज भी है, जी, उस समाज को भी पूरा सम्मान नहीं मिला। वो सबसे अधिक आपको लगता नहीं कि वो सबसे ज़्यादा शोषित रहा है, जिसके साथ दलित भी जो है नहीं गए, बैठे भी नहीं, और उनका जो है सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है। आज भी उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। आज़ाद समाज पार्टी के लोग क्या वाक़ई में वाल्मीकि समाज के घरों में जाकर के इस कुप्रथा का अंत अब कर रहे हैं? सवर्णों को भी समझा रहे हैं, क्योंकि अब बिल्कुल। मेरा मानना है कि छुआ-छूत बहुत हद तक कम हुई है। होटलों में कोई नहीं पूछता है, बाहर कोई नहीं पूछता है, शहरों में नहीं पूछता है, गाँव में रह गया है छिटपुट। आने वाली पीढ़ियाँ इसको सुधरेंगी, और अगर यही व्यवस्था रही तो आने वाले समय में जाति अमीर और गरीब की रह जाएगी, जातियाँ तो धीरे-धीरे समाप्त हो जाएँगी। वर्तमान ये में भी लक्ष्य 4 है जातियाँ हमारा। हो चुकी हैं। जी, वर्तमान में भी 4 ये जातियाँ हैं। लक्ष्य है पहली बात हमारा। ये है कबीर साहब जी, ठीक है। कबीर साहब ने कहा था, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। हुँ, तो सब लोग एक ही जगह से आए हैं। जब एक, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, जब एक हुँ, पेड़, एक चंद्रमा, सूरज कभी नहीं कहता कि आप वाल्मीकि समाज से हो तो मैं तुम्हें कम छाया दूंगा, आप जाटो समाज से हो, आप चमार हैं आपको कम छाया दूंगा, आप ठाकुर साहब हैं आपको थोड़ा ज्यादा दूंगा, और आप पंडित जी हैं थोड़ा आप जो है ज्यादा ले लीजिए, आप गुप्ता जी हैं थोड़ा ज्यादा ले लीजिए। तो आप लोग को होते कौन है? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग कौन होते हैं हमें जातियों में बांटने वाले? जब प्रकृति नहीं कहती है तो आप कौन होते हैं? और हमारे समाज पे इन लोगों ने हकीकत में बहुत अत्याचार किया हुआ है। समय था आगे हंडी पीछे झाड़ू बांध दी जाया करती थी, ताकि जो जो दलित का जो है जो फूंक जो है नीचे जमीन पे ना गिरने पाए, उसके पग चिन्ह जो है ना बनने पाए, वो समय था। धीरे 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 करके जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से और हमारे बहुजन समाज के जो महापुरुष संत और गुरु हैं उन्होंने संघर्ष किया। आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी सांसद है, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। हम लोगों को हिस्सा मिल रहा है तो बाबा साहब की वजह से मिल रहा है। हुँ। और ये लोग जो है आज भी सवाल जातियों ये में है कि बांटने का। जाति वाक़ई में हटाना चाहते हैं लोग? जी, क्या जाति वाक़ई में हटाना चाहते हैं लोग? वैसे जाति नहीं होगी तो सही रहेगा, क्योंकि छुआछूत नहीं होगी, और छुआछूत नहीं होगी तो अच्छा रहेगा। कोई वाल्मीकि समाज से
है, कोई जाटो समाज से है और कोई यादव समाज से है। अभी मुख्यमंत्री साहब ने जो है माननीय अखिलेश यादव जी का बंगला जो है गंगा जल से जुलवाया था। तो ये नहीं समझते हैं ना भाई, उस लायक नहीं समझते, तभी तो उन्होंने गंगा जल से धुलवाया, नहीं तो क्या नहीं जरूरत पड़ी थी। जी, ऐसा आपका मानना है, शायद उनका ये मानना रहा हो कि हर बार गंगा जल से आदमी धुल देता है। किसी घर में नया कार्यक्रम, नई चीजें, तो क्या दरी नहीं बिछती है, वही पुरानी वाली रहती है क्या हर जगह? मैं ये कहना चाहूंगा, क्या जी, गंगा जल ही जी, पवित्र है? मैं देखो, मैं किसी भी धर्म मजहब का विरोधी नहीं हूँ। हम्म, धर्म और मजहब इस वजह से भारत में है कि लोग उनको मानते हैं। हम्म, लेकिन क्या वहीं से पानी ला करके उसको धुलवाना था, जरूरी था क्या? क्या और हम्म, वैसे नहीं मार सकते थे जैसे आम लोग हम्म, करते हैं भाई? अगर कोई भी चीज रूम वगैरह या कोई हाउस अगर चेंज करते हैं हम्म। तो आम पानी से धोते हैं, जल से धोते हैं, क्या उसी को लाके उनको जो है दिखाना था कि भाई आप शूद्र समाज से हो? क्या ये ठीक बात है? तो जाति नहीं क्या है? आज भी हमारे दलित जो नेता हैं बीजेपी में, जी, उनका मान सम्मान मैं नहीं है। बताता हूँ, संत रविदास जी को आप मानते हैं, विनोद गौतम साहब? बिल्कुल, संत रविदास जी बिल्कुल, की कहानियों को भी विश्वास करते होंगे? बिल्कुल, मैं सभी महापुरुषों पे जी, विश्वास करता नहीं, हूँ, नहीं, जितने भी हमारे गौरव समाज। मैंने जो आपसे सवाल किया है, मैं आपसे ये कह जी, रहा हूँ, क्योंकि मैं, हालाँकि मेरा उद्देश्य दूसरा था, लेकिन जब आपने कहा है गंगा को लेकर के, संत रविदास जी का माँ गंगा में बहुत अधिक प्रेम था। आज भी जी, जी, कहावत है कि माँ गंगा 2 किलोमीटर दूर से आकर के उनके मंदिर को भर करके और फिर जो है वापस जाती हैं। माँ गंगा में इतना प्रेम था कि एक किंवदंती ये बताती है, और जो खुद रविदास जी के मानने वाले हैं, उनके अनुयायी कहते हैं कि माँ गंगा में जब ब्राह्मण नहाने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये एक सिक्का लिए जाना और माँ गंगा जब लें तो ही देना। तो जब वो जाने लगे, पंडितों ने सोचा कि ये सिक्का कौन-सा माँ गंगा देख रही हैं, जेब में डालो ये, चलिए, और ये रविदास को कैसे पता चलेगा? जी, जी, तो जैसे ही वो चलने लगे तो आवाज आई और बोलते हैं कि माँ गंगा ने प्रकट होकर के वो सिक्का लिया और कहा कि हमारे शिष्य का है, ये हमारे बेटे का है और आप दे करके जाइए, कैसे आप लेके जा रहे हो? ये भी कहानी प्रचलित है। तो क्या ये कह देखिए के श्रीमान जी, मैं ये कह रहा हूँ सीधा-सीधा सा, क्योंकि वहाँ पर और अन्य कोई नदी का ज़िक्र नहीं है, माँ गंगा का ज़िक्र है। और संत रविदास जी को क्या मानने वाले जो अनुयायी हैं, क्या उनको भी आप ये ऐसा कह रहे हैं कि केवल उनको माना जाए, लेकिन उनकी माँ को ना माना जाए? जिसे वो मानते थे, नहीं, नहीं, पूजते थे और मेरा कह जी, जी, अच्छा ठीक, आप बताइए। मैं ये महोदय ये कह रहा हूँ, देखिए, मेरा गंगा जी से कोई विरोध नहीं है। मेरा ये मानना है कि क्या जो है, ठीक है, गंगा जी पवित्र हैं, लोग उनको मानते हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो पवित्र है या अभी, सवाल ये नहीं है। क्या गंगा जल से ही उसको धुलवाना सही था कि जो है, चल ठीक, गंगा जी पवित्र उनकी नजर में है, भाई सभी की नजर में वो पवित्र है, तभी तो उन्होंने धुलवाया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि ये शूद्र है, भाई ये शूद्र इसमें ये रहते थे, इस वजह से इसको जरूरी था। मैं गंगा जी पे मैं जो है सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मेरा ये मानना नहीं कि वो अशुद्ध है या पवित्र नहीं है, ये मेरा मानना नहीं है। मेरा कहना का अच्छा, मतलब ये है कि क्या गंगा जल से ही धुलवाना था उनको? क्या उनको सभी शूद्र ही साबित करना था? मेरा कहने का मतलब ये है। आज भी बीजेपी पार्टी में दलितों, जो दलित नेता हैं, वो भी उनकी कुर्सियां दूर डाली जाती हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे हो। जी, जी महोदय, बिल्कुल। आज भी बीजेपी पार्टी में मान सम्मान नहीं है। बाकी जी, मैं दूसरे विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो विषय बहुत गंभीर हो जाएँगे और बहुत लंबे उन पर डिबेट और बहस देश के बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि असल में बात ये है कि दलित की बात असल में कोई करना नहीं चाहता। मैं आता हूँ उन मुद्दों पर, क्योंकि आप जानते हैं उनमें आप बहस और तर्क पर जाएँगे तो बहुत तमाम चीज़ें हम रखेंगे कि नहीं, रामायण पर क्या बोला कबीरदास जी ने, वो सब हमारा बड़ा मुद्दा नहीं है, वो सब विद्वान क्षेत्र में जो धार्मिक बातचीत करते हैं उनके लिए ज़्यादा है, क्योंकि पार्टी काम कर रही है सामाजिक और समाज के लिए, तो हम उसी पर केवल रहेंगे। आने जी, वाले समय में जो आपके मिशन हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, वह क्या हैं? उनके बारे में जो है आप बताएँ कि वो क्या आप ऐसा करने वाले हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है? जो शोषित और वंचित हैं, गरीब हैं और महिलाएँ हैं, 4 लोगों की जो बात आपने की है, उनके लिए क्या करने वाले हैं? क्या उन गरीबों में सवर्ण आते हैं कि नहीं आते हैं? हिंदू आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या उन गरीबों में मुस्लिम आते हैं कि नहीं आते हैं? जैन आते हैं कि नहीं आते हैं? सिख आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या केवल दलित ही वर्ग के लोग उसमें रहेंगे या फिर सभी लोगों की बात यहाँ हो रही है? जो भी भारत के नागरिक हैं, अगर वह गरीब हैं, तो उनकी गरीबी उन्मूलन की बात हो रही है। जी,
श्रीमान जी, इससे पहले कुछ दिन पहले हमारी पार्टी से 2 ब्राह्मण समाज की बेटियों ने मदद मांगी थी। आजाद समाज पार्टी ने उनकी भी मदद करी। यहाँ पे बात है कि कोई सताया ना जाए, और चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और रही बात हमारी पार्टी की, 2027 में हमारी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हमारे दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, मुस्लिम समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग जिनके पास में जमीनें नहीं है, जो आज 5 किलो राशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, ये सरकार उनको 5 किलो राशन के लिए लाइन लगवा देती है, उनको मजबूत नहीं कर रही है। भाई आप उनको मजबूत करिए कि उनको 5 किलो राशन की जरूरत ना पड़े, आप उनकी मजदूरी बढ़ाइए। क्या 200 रुपए, कुछ 200 कुछ रुपए में एक परिवार, चाहे वो दलित का परिवार हो, चाहे किसी भी का भी परिवार हो, क्या अपना भरपेट पालन पोषण कर सकता है? क्या ये सरकार सही कर रही है? क्या गरीबों के लिए सही कर रही है? क्या 2000 रुपए आप एक बार दे देते हैं, क्या उसे भरपेट भोजन कर सकता है मनुष्य? क्या मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ, मैं दलित या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सरकार को सोचना चाहिए कि उनको लाइन में ना लगा करके उनको मजबूत बनाया जाए। उन जिनके पास में भूमि नहीं है, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको भूमि दी जाए। और किसी के पास में 200 बीघे जमीनें हैं, किसी के पास में 100 बीघे जमीनें हैं, वो कहाँ से लाए थे? चलो ठीक है, मान लिया वो लाए थे, तो सोचना चाहिए सरकार को, हमारे जिनके पास में जमीनें नहीं है, आज उनका कार्य रोक दिया गया है। जो लोग आज अपना पट्टा, जो लोग रिन्यू करवाए थे, जिनका पट्टे हुए थे, उनको भी आज घर नहीं बनाने दिया जा रहा, उनको जो है उनको किसानी उसमें नहीं करने दी जा रही सरकार में। और कहाँ पे 5 किलो राशन देकर के ये सरकार दलितों को गुमराह करना चाहती है, को गुमराह करना चाहती है, और इनको जो है लाइन में लगाना चाहती है, और लाइन में लगा रही है सरकार। उनको जो है मजबूत बनाना चाहिए। हमारी पार्टी की जब सरकार बनेगी, जब मेरी पार्टी की सरकार बनेगी, तब हमारे सभी दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के, बैकवर्ड समाज के लोग, और जितने भी हमारे दलित, शोषित, जितने भी हमारे भारत में जो गरीब लोग रह रहे हैं, वो अपनी चैन की जिंदगी जी सकेंगे। जैसा कि अभी संभल जिले में मुसलमानों पे हिंसा हुई, वहां पे क्या मालूम नहीं था सरकार को? यह चीज मालूम नहीं थी कि वहां पे मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं। आज मंदिर को छोड़ करके ये सरकार जो है मस्जिदों को खुदवाना शुरू कर रही है। भगवान कहाँ ढूंढे जा रहे हैं? मस्जिद में ढूंढे जा रहे हैं। अरे ये सत्ता शासन बदलते देर नहीं लगेगा, कभी वो भी सत्ता में होंगे। आजाद समाज पार्टी मुसलमानों के साथ में भी खड़ी हुई है, और जब सत्ता शासन आएगा तब एक जुर्म का भाई ने कही दिया है। डॉक्टर अम्बेडकर में विनोद गौतम साहब, डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 चीजें कही जिसको अम्बेडकरवादी मानते नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर बड़े हैं अम्बेडकरवादी, इसमें आप मुझे स्पष्ट कर देना। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। हुई सूत्राज पुस्तक में उन्होंने साफ तौर पर कहा था, और इसको प्रमाण के साथ मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आर्य बाहर से आए, मतलब इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आर्य बाहर से आए, आर्य मूल निवासी हैं। साफ तौर पर उन्होंने लिखा। हुई पुस्तक जो है, हुई सूत्राज, जो उनकी बुक है, पुस्तक है, पढ़ा है आपने? डॉक्टर अम्बेडकर की किताबें पढ़ी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब ने जो कहा वो सत्य है। बाबा साहब ने अगर कहा है, नहीं, अगर कहा नहीं, आपने कहा कि आपने पढ़ा है, तो मतलब आपने फिर ये भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं आपने पढ़ा है। मैं कह रहा हूं कि नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो विनोद गौतम साहब बिल्कुल पढ़ें, गंभीर होकर के पढ़ें डॉक्टर साहब की सारी किताबें। डॉक्टर साहब बहुत विद्वान व्यक्ति थे, 32 डिग्रियां थी उनके पास में। ऐसे व्यक्ति की कलम से जब भी कुछ लिखा गया, साफ सीधा संवाद किया गया, कुछ भी लाग लपेट नहीं, किसी अंग्रेज अधिकारी के तौर पर नहीं चले। लेकिन उन्होंने जो लिखा है, ऐसा नहीं है कि मेरी सुविधा के अनुसार जो फिट बैठ रहा है वही वाली लाइन लेनी है, और जो सुविधा में नहीं बैठ रहा वो वाले हटा देनी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आर्य बाहरी नहीं है, मूल निवासी हैं, भारत के ही हैं। लेकिन अम्बेडकरवादी कहते हैं कि नहीं जी, ब्राह्मण तो विदेशी हैं। क्या आपको लगता नहीं कि पूरी बात आप सुनेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना आपको? मैंने आपको सोर्स के साथ में लेखक के साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह लिखा है अपनी पुस्तक में। इसका कोई प्रमाण नहीं, मतलब उन तमाम जो फर्जी जो इतिहासकार थे उनके मुंह पर एक तमाचा था डॉक्टर अंबेडकर का कि हमारे देश के जो रहने वाले लोग हैं वो मूल निवासी ही हैं, कोई बाहरी नहीं है, और आप कौन होते हो?
डॉक्टर अंबेडकर को प्रामाणिक ज्यादा जो लोग मानते हैं, क्या डॉक्टर अंबेडकर की उन किताबों को, उन विचारों को रौंद करके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं है क्या? क्या वो उनसे बड़े इतिहासकार और विद्वान हो गए हैं अंबेडकर वादियों में? मैं ये केवल मेरा सीधा सवाल, ये शायद लोगों के मन में भी हो सवाल, और ये करना भी जरूरी था तथ्य के साथ में, तर्क के साथ में, कि डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है वह गलत है, या फिर अंबेडकरवाद में जो ये चीज फैल रही है, अगर कोई बोल रहा है, नहीं बोल रहा है तो आप मुझे बोलें कि ऐसा कोई कुछ नहीं कह रहा है, ये गलत है किसी को ये कहा जाना, और या तो फिर अंबेडकर सही थे। जी अच्छा श्रीमान जी, मैं ये कहना चाहूंगा, मुसलमान क्या बाहर का है? जी मुसलमान बाहर के हैं, मुसलमान भाई जो भारत में रह रहे हैं वो बाहर के हैं क्या? बाबा नहीं, धर्म साहब ने बाहर उनको का है, नहीं यहाँ लोग पे बाहर बताया के नहीं था। है। धर्म धर्म जो है, जी और हम्म, बात पर सरकार शिवनाथी लगा के जो है उन्हें यहाँ से भगाने की बात करती है, और उसके बाद में जो है उनकी वोट लेकर के उसी पहचान पत्र से, उसी आइडेंटिटी कार्ड से उनकी वोट ली जाती है, और उसी को बाद में फर्जी बताने का कार्य किया जाता है। क्या ये सही है महोदय? आप इस पे भी ध्यान दीजिए, क्या ये ठीक है? क्यों भारत नहीं गलत मुसलमान है। यही का है? मैं हमेशा मैंने तो कहा ही नहीं कि इस चीज को लेकर के अगर कोई लॉबी ऐसा कर रही है, किसी को भी ऐसा बाहरी बोल रही है, क्योंकि जो आक्रांता है वो तो बाहरी थे ना, बाबर औरंगजेब को तो बाहरी कहा जाएगा, उनको तो घर का नहीं कहा जाएगा, नहीं तो फिर लॉर्ड कर्जन और जितने भी लोग थे फिर जब अंग्रेजों को भी बाबा घर का साहब बता थे, दिया जाएगा। जी जी नहीं श्रीमान जी, जब बाबा साहब यहाँ थे तब मुसलमान नहीं थे क्या? क्या बाबा मैं साहब ने बाबर की इस्लाम बात कर धर्म रहा को हूँ। एक नहीं ये कहा है क्या उन्होंने? आप अच्छा, अब दूसरी और बात पर बाबा आते हैं। साहब ने सभी बाबा साहब ने अपनी पुस्तक जी में लिखा है, अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मुस्लिम कभी भी राष्ट्र का नहीं हो सकता है, राष्ट्र से वो ज्यादा अहमियत अपने धर्म को देता है। यदि कोई ये कहता है कि संविधान के से पहले हमारा जो है इस्लाम बड़ा है, कुरान बड़ी है, क्या आप मानते हैं कि गलत है और ये चीज जो है बिल्कुल गलत है, इसका विरोध होना चाहिए? फिर तो कोई भी आएगा, बौद्ध कहेंगे हमारा त्रिपिटक बड़ा है, हिंदू कहेंगे हमारा देखिए हमारे महोदय, मैं रामायण बड़ी धर्म है, का विरोधी नहीं हूँ। जैन कहेंगे एक मिनट, जैन ग्रंथ बड़े हैं। अगर देश में केवल नेशन पहले, नेशन फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट या रिलीजन फर्स्ट? जी मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ। अभी जब कांवड़ अरे यात्रा धर्म शुरू विरोधी की होती बात है कीजिए, भारत आप शायद में, सवाल को तब सुन नहीं उनको पाए, फूल आप सवाल बरसाए को, जाते हैं। विनोद साहब सवाल सुन नहीं पाए आप। महोदय मैंने आपसे जी जी मेरी आवाज शायद आप तक पहुंच रही कंप्लीट की नहीं? जी जी मेरा जी सवाल था कि देश का जो नागरिक है जो कहता है कि हमारा राष्ट्र पर पहला अधिकार है, तो राष्ट्र पर पहला अधिकार तो उनका है ना जिनके लिए राष्ट्र पहले है जीवन में, और जिनके लिए धर्म पहले है वो उनका धर्म पर पहला अधिकार है, जिनके लिए राष्ट्र पहले है उनका राष्ट्र पर पहला अधिकार है। तो नेशन फर्स्ट ये आप कैसे कह या सकते रिलीजन हैं? फर्स्ट? ये जी पत्रकार जी महोदय, श्रीमान जी, ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो है कि मुसलमान के लिए सिर्फ धर्म ही है? क्या मैंने मुसलमान मुसलमान के लिए राजनीति में कहा ही नहीं है? नहीं, आप अपने पास से कह रहे हैं, मैंने मुस्लिम नहीं कहा, मैंने कहा नेशन फर्स्ट या रिलीजन फर्स्ट। इनमें से राष्ट्र के नागरिकों को क्या पहले रखना चाहिए, राष्ट्र या नेशन? मतलब राष्ट्र या धर्म? राष्ट्र राष्ट्र जो कितने देशभक्त मुस्लिम है, मुस्लिम देशभक्त भी है, राष्ट्र को रखना मैंने चाहिए मुस्लिम चिल्ला क्योंकि ही नहीं, आप तो मुस्लिम चिल्ला रहे हैं विनोद गौतम जी, आप तो आप भटक रहे हैं। मैंने तो मुस्लिम शब्द ही नहीं बोला है और आप अपने मैं अपने धर्म में लेके जा रहे हैं। मैंने तो ये डॉक्टर अम्बेडकर का एक लिखा हुआ एक केवल वक्तव्य आपको दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बाकायदा ये कोट करके कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र की बजाय अपने धर्म को ज्यादा तहजीब और मान्यता देगा। जी, मतलब डॉक्टर साहब के विचार थे। मान्यवर कांसीराम ने भी कभी जय भीम का नारा नहीं लगाया, जबकि जय भीम का नारा बहुत पहले आ गया था उनसे पहले। मायावती जी ने जय भीम और जय मीम कभी नहीं लगाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिमों का साथ नहीं देना चाहिए या कभी कोई अलग रहा है, बहुत सारे लोग भाजपा में भी हैं, बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में भी हैं, देश में तमाम पार्टियां रही हैं, शुरुआत से लेके अभी तक मुस्लिम रहे हैं, संविधान में, शहीदों में, आर्मी में, हर जगह मुस्लिमों का योगदान है, कौन इनकार करता है? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बात जब उसी विचारधारा पर आपकी आती है तो मैं ये कह रहा हूँ कि जय भीम का नारा मायावती जी ने भी नहीं लगाया, कांसीराम जी ने भी नहीं लगाया, जिनका नाम लेकर के आप चल रहे हैं। जय भीम और जय भीम का नारा तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी नहीं लगाया। क्या वो मुसलमानों के खिलाफ थे? आप ऐसा कहेंगे क्या उनको? जी नहीं, जय भीम का नारा लगाना तो कोई गलत नहीं है। अभी अमित शाह जी ने बताया, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं लगाया तो क्या वो मुस्लिमों का साथ नहीं देते थे? ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। जी अब उन्होंने नहीं लगाया वो ठीक है, आप कह रहे हैं तो, लेकिन जय भीम लगाना कोई गलत तो नहीं है, है? जय भीम लगाना, जय भीम बोलना कोई गलत बात नहीं है महोदय। और जय भीम बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जागरूक हो रहे हैं लोग, पहले इतने जागरूक नहीं थे और आज जागरूक हो रहे हैं लोग, आज पढ़ लिख रहे हैं, आज IAS IPS बन रहे हैं। बाबा साहब ने कलम लगाना उनको बताया
आज पढ़ लिख करके बोल रहे हैं तो इसमें कोई क्षति नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है। और जय भीम से शुरुआत होती है। कोई किसी को, कोई अपने माँ बाप को भगवान जातिगत मानता है। भेदभाव जो है, जातिगत भेदभाव जो है, ये क्या लगता है आपको? जातिगत और छुआछूत जैसे जो रहे बचे जो भेदभाव हैं, जो थोड़े बहुत अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये चीजें रह गई हैं, इनको समाप्त कैसे किया जा सकता है? और ज्यादा प्रयास करने चाहिए, जागरूकता और लोगों को फैलानी चाहिए। लोगों में क्या ये भावना भरनी चाहिए कि आप इंसान हो, सबसे पहले आप धार्मिक नहीं हो। इंसान हो तो इंसान की कदर करना सीखो। क्या इस तरह के विचार लोगों के बीच में नहीं जाने चाहिए? बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। छुआछूत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एक ही देश से आए हैं और एक ही जगह जाना है, किस बात की छुआछूत? चमड़ी सबकी एक है और आजाद समाज पार्टी कर भी रही है ये। हम लोग, हमारी पार्टी, हमारी टीमें गांव-गांव जा रही हैं और छुआछूत को, भेदभाव को मिटा रही हैं। छुआछूत कौन कर रहा है? ये बीजेपी के नेता कर रहे हैं। किसी को पानी के पीछे मारा जा रहा है, किसी को जमीन के पीछे मारा जा रहा है, किसी को किसी चीज के पीछे मारा जा रहा है, क्योंकि वो कमजोर वर्ग का है। वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता। उनके बातों को दबाया जाता है, उनके मुद्दों को दबाया जाता है। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आजाद समाज पार्टी इस पे जो है पूरी तरह से कार्य करेगी। 2027 में हमारी पार्टी जीतेगी तो जो है पूरी तरह से इस पे जो है कार्य करेगी और जितने भी हमारे कमजोर वर्ग के लोग, उनको ऊपर उठाने का काम करेगी। जी, ठीक है। तो हमारे साथ आज विनोद गौतम जी थे, जो आजाद समाज पार्टी के जो है जिलाध्यक्ष हैं हरदोई से, और बहुत ही बेबाकी से उन्होंने सभी सवालों के जो है जवाब दिए। मजे हुए नेता हैं, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी से आए हैं और अब आजाद समाज पार्टी में हैं। उम्मीद है उनसे कि आने वाले समय में वह बेहतर प्रतिनिधि बने, और कामना भी ऐसी करूँगा उज्जवल भविष्य की। एटीवी न्यूज़ चैनल उनके साथ में है पूरी तरह से। तो जहाँ भी आवाज़ अगर लोगों की उठा रहे हैं और जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर केशव पंडित को भी खड़ा होना चाहिए, साथ में आना चाहिए, क्योंकि हम सब समाज में सुधार की बात करना चाहते हैं। इंसान पहले, इंसानियत पहले, मानवता पहले। इंसान को इंसान की नज़र से देखा जाना चाहिए, नहीं तो फिर हम आदिमानव भी बिल्कुल, ठीक थे। 21 व्यक्ति को चुल पड़ी थी बिल्कुल, कि नहीं हमको विकास करना है, पार्टियाँ बनानी, कहाँ हम आदिमानव होते, जंगलों में रह रहे होते, कोई चिंता की बात ही नहीं थी। तो फिर हम विकास बिल्कुल, की बात बिल्कुल, कहाँ कर पाते? आज हम विकसित हो गए बिल्कुल, हैं, इतना बिल्कुल, विकसित हो गए हैं कि आज भी अगर छुआछूत है तो हम विकसित नहीं हैं, बहुत अविकसित है, और शायद आदिमानव के दौर में वो ज़्यादा विकसित रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी छुआछूत जैसी चीज़ नहीं रखी होगी। क्यों कोई भी धर्म जी, ग्रंथ कभी ये कहता नहीं है, और जब कह ही नहीं रहा है तो फिर छुआछूत करने वाले कौन हैं? वो फिर खुद अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे जी, हैं। बिल्कुल, अगर धर्म आदेश ही नहीं करता है किसी के साथ छुआछूत का, और फिर भी आप कर रहे हैं, तो मतलब है कि अपमान आप स्वयं कर रहे हैं, दूसरों पर तो लांछन लगाया जाता है। तो इस बिल्कुल, कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप बिल्कुल, लगातार देखेंगे आजाद समाज पार्टी के प्रत्येक जिले के लीडर को हम ला करके उनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं और उनको आगे और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई नई पार्टी आती है, बेहतर काम करती है, टीवी न्यूज़ चैनल हमेशा उनको मंच देता है और उनकी बात को और आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करते हैं, ताकि लोग उनको सुनें, उनके विचारों को सुनें, और अच्छा लगता है तो उनका समर्थन भी करें। ये आपको तय करना है कि आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं, किन विचारों का समर्थन करते हैं। सहमत हैं तो आप पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, असहमत हैं तो पार्टी के लिए वह आप जो है लिख सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में हम अगली बार सवाल-जवाब के दौरान आपके सवाल भी पूछेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय भीम।